अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। आज हमारा नावल धन्य की एपिसोड 4 है, जो कि लिखा है राबिया खान ने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दाखिली दरवाज़ा खुला होने के बायस एक सरसराता झोंका अंदर को दाखिल हुआ और रुख के बालों को अपने साथ उड़ा ले गया। पलकों के भार पर आंसुओं के चंद कतरे लिए इसकी स्याह आंखें इतनी दूर से भी जगमगा रही थी। इन आंखों की जगमगाहट ने ही अरसल का दिल लम्हे भर के लिए जकड़ लिया था। खौफ के पल सिरात पर एक खौफ के पुले सिरात पर एक जानिब वो खड़ी थी तो दूसरी जानिब अरसल। एक रोना जानता था तो दूसरा खुद के आंसुओं को मुट्ठी भींचकर ढांकना जानता था। एक ने अपने खौफ के आगे घुटने टेक दिए थे और दूसरे ने इसी खौफ को धूल बनाकर उड़ा दिया था। फ़र्क कहाँ था भला? लेकिन फ़र्क था। फ़र्क तो बहुत था, लेकिन फ़र्क से भला क्या फ़र्क पड़ता था? कल्ब तो कभी भी पलट सकता था, किसी भी साथ में, किसी भी लम्हे, और हर माह वो साल की कैद से आज़ाद होकर। वो अगले ही पल दौड़ती हुई आई और बेख्तियार इसके गले लग गई। वो अपनी जगह ही साख्त हो गया था। आंखें हैरत से फैलकर बाहर आने को थीं और सांस तक रुक गया था। वो एड़ियाँ ऊंची किए आंखें मूंदे इससे लगी रही। इसका दिल बहुत डर गया था। अचानक ही इसे दादी की बातें याद आ गई थी। लेकिन फिर इसने आंखें खोल दी। अगले ही पल वो खुद भी अपनी बेसाख्तगी पर दंग रह गई थी। फिर एक झटके से अलग हुई। वो सांस तक रोके देख रहा था इसे, जैसे इसे समझ ना आ रहा हो कि ये थोड़ी देर पहले रुख ने क्या किया था। वो अब छोटे बच्चों की तरह मुंह में अंगश शहादत दबाए इसे देख रही थी। ये क्या था रुख? इसने बेयकीनी से कहा तो वो 2 कदम पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं किया है। इसकी खौफजदा सी आवाज़ उभरी थी। लाला रुख दी ग्रेट डर गई थी। हाँ जी, वही हमारी झांसी की रानी मेमने से डर गई थी। फिर ये क्या था? अरसल की हैरत से फैली आंखें अब तक रुख पर जमी थी, जो खुद भी तेजी से पलकें झपकाती खुद को कंपोज कर रही थी। सॉरी। अब ये सॉरी किस लिए है? वो जैसे बेजार हुआ था। मैंने बगैर इजाज़त के आपको, और इसकी अटकती ज़ुबान अगले ही पल रुक सी गई थी। याद आया कि वो तो लाला रुख थी, बेचारी सी सूरत पर जो कि उबरू तन गए। चेहरा जो परेशान हाल सा दिखता था, एतमाद से जगमगाने लगा। बाल जो बिखर कर पुष्प पर गिर रहे थे, अगले ही लम्हे इसने उंगलियां चलाकर एक अदा से लहराए। हाँ जी, अब लग रही थी ना वो झांसी की रानी। क्या किया है मैंने? शोहर ही है ना आप मेरे। अगर मैंने आपको गले लगा लिया तो इसमें क्या हो गया? मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं। आपको कोई मसला है क्या? असूलन तो इसे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन जेठाई जिंदाबाद। जी है मुझे मसला, और ठीक ठाक किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुझे तो। अरसल झल बुन ही तो गया था इसके पैंतरा बदलने पर। वो 2 कदम चलकर इसके करीब आई तो अरसल बेसाख्ता ही पीछे को हुआ। एक हाथ हिफाजती तौर पर सीने पर भी रखा था। मुख्तार सी आंखें रुख पर ही जमी थी। डर गए क्या आप? शरारत से चमकती आंखों के साथ सवाल किया था इसने। वो इसे देख कर रह गया। सुधर जाएं रुख आप। थोड़ी सी वो एक चीज़ होती है ना, शर्म नाम की, लेकिन आपको क्या पता वो क्या होती है। इसने आंखें अंदर को करके बड़े अंदाज से हफा होते हुए कहा था। साथ ही इसे घूट कर देखा। सर को हल्का सा झटका भी दिया, जैसे कह रहा हो, मैंने अगर कोई बेशर्मी वाला काम किया होता तो मैं शर्मिंदा भी ज़रूर होती, लेकिन मैंने इससे कुछ किया ही नहीं, इसीलिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। अब तो बस नॉवेल्स की हीरोइन की तरह हमेशा मुझसे डर कर पीछे जाते रहा करें। और ये हाथ? इसने इसकी हिफाजती बंद की जानिब तमसराना सा इशारा किया था। ये हाथ किसी काम का नहीं है आपका। आप मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। सुना आपने? इसने भी आखिर में इसे घूर कर देखा था। फिर गर्दन झटकी थी। जीने चढ़ती ऊपर की जानिब बढ़ गई। नीचे अरसल ने दांत पीसे थे। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा हूँ। सुना आपने? आखिर में एड़ियों के बल ऊंचा होकर जोर से बोला था वो। रुख ने शाने बेनियाजी से हाथ झटकर इसके ख्याल मुबारक को गोया रद्द किया था। अरसल ने इसके ऐसे अंदाज पर खोलते हुए माथे पर हथेली जमाई थी। क्या करे वो इस लड़की का। इसने कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया और फिर इसके साथ लगी खड़ी रही। चेहरे पर छाई हठधर्मी और बेनियाजी लम्हों ही में अनका हुई। लानत, लानत, लानत हो लाला रुख। इसने खुद पर इस समय बहुत लानतें भेजी थी। फिर सर दोनों हाथों में थामती बिस्तर की जानिब चली आई। ये क्या कर दिया था इसने? क्या चीज़ी हरकत थी भला ये? उफ उफ उफ, यानी कि बस उफ। वो अब गुदास से थके तकिए पर मुक्के मार रही थी। साथ साथ लानत के 4 हर्फ भी खुद पर बारहा बेच चुकी थी। फिर बेदम सी आड़ी तिरछी बिस्तर पर दराज होगी, ऐसे कि एक टांग बेड से नीचे लटक रही थी और दूसरी इसने मोड़ रखी थी। बाल बेड पर बिखरे हुए थे और दुपट्टा नादार था। इसे अपनी बेसाख्तगी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था? जो होना था वो तो हो ही चुका था।
पिघलती चांदनी में ये पहली बेसाख्तगी थी जो इससे जर्जद हुई थी। अरसल नीचे सोफे पर गर्दन पीछे को किए आंखें मूंदे बैठा था और लाला रुख वो अब तक अपने बाजुओं में अरसल का नरम गरम सा सिरापा महसूस कर रही थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि वो दोनों ही पागल थे। लेकिन एक बात बताओ, इन पागलों को मोहब्बत होने लगी थी जो बिना चाप पैदा किए इनके कलूब में दाखिल हो रही थी। हाँ, बिल्कुल खामोशी से, जिससे फ़िलहाल हमारे दोनों पागल बेखबर थे। दूसरी सुबह असफंद और फुरकान अफ़गान के साथ लाउंज में बराजमान शादी की तकरीब के बारे में महवे गुफ्तगू थे। इस जीने वाले वाक़े के बाद असफंद ने दोबारा रामीन को देखा ही नहीं था। जाने कहाँ थी वो। साथ साथ अब रामिश और जुनेद भी लाउंज ही में चले आए थे। किसी बात पर झगड़ भी रहे थे शायद। तो मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना जुनेद, जहर लग रहे हो मुझे तुम इस वक्त। रामिश के दांत खिचखिचा कर कहने पर फुरकान और अफ़गान दोनों इनकी जाने मुतवज्जा हुए थे। असफंद अलबत्ता अपने फ़ोन पर झुका कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। लेकिन मेरी शक्ल तो तुम देख रहे हो। नहीं, जुनेद ने पूरे दांतों की नुमाइश की थी। साथ साथ उबलते रामिश को छेड़ा भी। हुआ क्या है भाई, किस बात का झगड़ा है? और शक्ल क्यों नहीं देखना चाहते तुम हमारे जुनेद की? इतना तो प्यारा है। फुरकान ही ने मसलिहत से कहा था। रामिश एकदम बदका। फिर हफ्की से फुरकान को देखा। इसने मेरी क्लास फेलोज के सामने कहा है कि मुझे गुलाबी रंग पसंद है, और ये भी कि मैं लड़कियों की तरह ड्रामे देखता हूँ। ये भी कि मुझे जिन्नात से डर लगता है और मैं खून नहीं देख सकता। जानते भी हैं सब ने कितना मजाक उड़ाया मेरा वहाँ। सब तब से मुझे बाजी रिमशा कहकर छेड़ रहे हैं। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। हालांकि लाला जो चीज़ है ही नहीं, इसके बारे में फ़िक्रमंद होने का क्या जवाब। जुनेद की ज़ुबान एक बार फिर से चल पड़ी थी। रामिश का बस चलता तो इसका सुराब सर अब तक फाड़ चुका होता। लेकिन हुक हाँ, असफन लाला साथ ही बैठे थे। इनकी घोड़ी पर तो वो वैसे ही सहम जाया करता था। तुम मुंह बंद करो अपना। मैं भी तुम्हारी क्लास वालों को बताऊंगा कि तुम छुप छुप कर हिजाब बांधने वाली वीडियोस देखते हो। धत तेरी की। जुनेद एकदम ही सीधा हो बैठा था। लबों पर चिपकी मुस्कुराहट लम्हे ही में उरंचू हुई। फुरकान लाला को बेख्तियार ही हंसी आई थी। अफगान ने अलबत्ता गर्दन हिलाई थी। वो चंद वीडियोस मैंने अपनी दोस्त को सेंड की थी क्योंकि इसका इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। और तुम मेरा मोबाइल किससे पूछ कर उठाते थे? अब अकड़ा था जुनेद हत्थे से। रामिश को इसे ऐसे देखकर बहुत मज़ा आया, जैसे तुम मेरे बगैर पूछे मेरी हर चीज़ इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वैसे ही। भाई हूँ मैं तुम्हारा। आपा रशीदा की तरह हाथ जमा कर जताया था जुनेद ने इसे। अच्छा, फिर मैं कौन हूँ तुम्हारा? आलू, या फिर वो खिड़की के पास रखा गमला? मैं भी तो भाई हूँ ना तुम्हारा। असफन ने आपके खोलते जुनेद और सख्ती से अबरू गड्ढे किए रामिश पर निगाह डाली। अफगान और फुरकान अलबत्ता हंसते हुए इनकी तूफ़ानी नोकझोंक सुन रहे थे। तो क्या गलत कहा मैंने? क्या तुम्हें गुलाबी रंग नहीं पसंद? हाँ, तो गुलाबी रंग पसंद करने में कोई कबाहत भी तो नहीं जुनेद। रंगों के साथ तो कम से कम जिन्स को जोड़ना छोड़ दो। फुरकान ने अपनी हंसी रोककर सहूलत से कहा था। ठीक है, फिर अब तुम मुझसे मेरा चार्जर लेकर दिखाना मोबाइल का। रामिश की ये धमकी बहुत ज़्यादा कामदार थी क्योंकि जुनेद के अपने मोबाइल का चार्जर टूट चुका था और इसका मोबाइल महज रामिश के चार्जर ही से चार्ज होता था। चाहिए भी नहीं मुझे, और मुझे वो सारे पैसे भी वापस दो जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। वो सारे तोहफे भी जो मैंने तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें दिए थे। अभी के अभी मुझे सब कुछ वापस चाहिए। जुनेद को पसीना ही आ गया था। अब वो ये सब कहाँ से देता इसे? अफगान को दरमियान में आना ही पड़ा। बस ख़त्म करो अब। और जुनेद, तुम आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगे। रामिश, तुम भी कुछ नहीं कहोगे इसकी क्लास फेलोज के सामने। लेकिन वो दोनों शुरू हो चुके थे। रामिश को अब इससे अपनी हर चीज़ वापस चाहिए थी, मगर जुनेद का यही कहना था। वो तो ऊपर नीचे से कंगाल ही बैठा था। अभी ये छोटी सी झड़प तीसरी जंगे अजीम में बदल जाती कि असफन की बहुत ठंडी सी आवाज़ पर इन दोनों की ज़ुबानों को ब्रेक लगा था। रामिश और जुनेद, अब मेरे कानों में आवाज़ नहीं आए तुम दोनों की। और वाकई इन दोनों की सीटी एक साथ ही गुम हुई थी। अब वो चेहरा फेरे फुरकान से कुछ कह रहा था। किसी को दावत देनी थी शायद। एक तो इसकी जान पहचान इस कदर थी कि लोग रह रह कर याद आते जा रहे थे। इसी लम्हे फातिमा के साथ लाउंज में गुल दाखिल हुई तो वो सीधा हो बैठा। लाला रुख को बताया तुमने इस रिश्ते के बारे में? फातिमा लाउंज में आकर बैठी तो अफगान ने पूछा। उन्होंने बेसाख्ता ही माथे पर हाथ मारा था। अरे देखें, इसे बताना तो भूल ही गई मैं। कल इसकी सास भी आई थी, लेकिन उन्हें बताना मुझे मुनासिब न लगा। सोचा था रुख को बता दूंगी, वो खुद ही अपने तरीके से आगाह कर देगी। रामिश ने इन्हें और गुल को पानी लाकर थमाया तो वो पीकर कुछ पुरसुकून हुई। कोई बात नहीं मामी, मैं खुद बता देता हूँ लाले को फ़ोन करके। वो उठते हुए बोला था। इसे जाने क्यों सोच कर ही मज़ा आया था कि लाला रुख का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इसकी बात पर अफगान और फातिमा ने बैक वक्त सर हिलाया तो वो बाहर की जाने बढ़ गया।
इनेक्सी के अंदर कदम रखते ही वो बुरी तरह चौंका था। इसके सामने ही रामीन खड़ी थी, साथ ही आफिया भी थी। शायद वो इनेक्सी की सफाई करवा रही थी, जैसे हर हफ्ते करवाया करती थी। इसे देखकर पल भर को ठहरी और फिर नाक भूंय चढ़ाकर साथ से निकलती आगे बढ़ने लगी तो वो इसे बेसाख्ता ही पुकार उठा। हाँ ठीक है, वो बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी रामीन इसकी बात सुनकर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वो असफन था ना, इसीलिए। जख्म कैसा है? इसने पलटे बगैर ही पूछा था। रामीन की भी पुश्त इसकी जानिब थी। दोनों के चेहरे मुखालिफ समत में थे। आफिया इन दोनों को पीछे छोड़े आगे बढ़ गई थी। कौन सा जख्म? इसके सवाल पर वो हैरान हुआ था। किताबें पढ़ने वाली लड़कियां आसान नहीं हुआ करती। वो भी बड़ी मुश्किल बातें कर जाया करती थी। हर वो जख्म जो तकलीफ देता है। क्या करेंगे जानकर? मरहम रखने का कुछ सामान करूँगा। ज़रूरत नहीं है। क्यों? ज़ख्मों की आदत हो जाए तो इनकी तकलीफ़ भी ज़िंदगी का हिस्सा लगने लगती है असफंदियार। और असफंदियार को कभी किसी लड़की ने यूँ लाजवाब नहीं किया था। तुम अब तक नाराज़ हो मुझसे? क्या मुझे नहीं होना चाहिए? सवाल पर सवाल कर रही थी। वो सांवली सी लड़की कमाल कर रही थी। अपने मोहसिन से कोई नाराज़ होता है भला? मोहसिन के एहसान और जुल्म में जब फ़र्क करना मुमकिन ना हो तब मेरे ख्याल से नाराज़गी बजा होती है। मैंने कोई जुल्म नहीं किया रामीन, सोच भी नहीं सकता मैं ऐसा। आपने ये सब करके ये जताया है असफन कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस सारे अरसे में मेरी बात की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं थी। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा वजूद भला आपके अटल फैसलों के आगे क्या मायने रखता होगा? इसकी इस आखिरी बात ने असफन को तकलीफ पहुँचाई थी। इसने गहरा सांस लेकर अपना सरापा इसकी जानिब फेरा था। माफ़ी तलब करूँगा तो क्या तब भी माफ़ नहीं करोगी? और अब हैरान होकर पलटने की बारी रामीन की थी। तुम्हें बचाना चाहता था मैं इस आदमी से। यकीन करो, अगर वो काबिल होता तुम्हारे तो कभी दरमियान में नहीं आता मैं, बल्कि हर उस हाथ को काट कर फेंक देता जो तुम्हें इससे अलग करने की कोशिश करता। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए सुने गई थी इसे। इस पर यकीन करने को दिल चाहता था। कुछ लोग होते हैं असफन जो तकलीफ से किसी को बचाना भी चाहें तब भी तकलीफ ही पहुंचा दिया करते हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि आप इन लोगों में से हैं? वो सवाल नहीं था। इसके इतने वाज़ेह जुमले पर वो उदासी से मुस्कुराया था। मैं जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता होगा। अगर मैं छोटी तकलीफ़ देकर किसी को बड़ी तकलीफ़ से बचा लेता हूँ तो ऐसा कोई घाटे का सौदा भी नहीं करता मैं। इसे पता था कि वो क्या है। बस ये रामीन को ही आज पता चला था। वो चंद लम्हे हफ़की से इसे देखती रही और फिर थक कर बोली, ये पठानों का जालिम होकर भी मोहसिन होना ज़रूरी होता है क्या? वो चंद लम्हे तो इसे लब खोले देखता रहा और फिर हंस पड़ा। रामीन भी नम आँखों से हंसती थी। मैं अच्छा वाला पठान हूँ, सच में। बुरे हैं आप, बुरे हैं आप बहुत बुरे हैं। सच है, बड़ों के लिए बहुत बुरा हूँ मैं। सच है, बुरों के लिए बहुत बुरा हूँ मैं। तुम्हारे लिए अच्छा बन जाऊँगा। वो आसूदगी से मुस्कुराई और फिर जल्दी से पलट कर बाहर की जानिब बढ़ गई। इसे आन की आन ही में बहुत सी शर्म ने घेर लिया था। वो भी इसे ज़्यादा देखता रहा, फिर चौंक कर अपने बजते फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ। लाला रुख का लिंक लिखा आ रहा था। इसने मुस्कुराते हुए फ़ोन कान से लगाया था। लाले, मैं रामीन से शादी कर रहा हूँ। दूसरी जानिब वो बेयकीनी से चीखी थी। इसने फ़ोन बेसाख्ता ही कान से दूर हटाया। ये रुख बिना बस रुख ही थी। पूरा एक दिन बहुत खामोशी से दबे पाँव इनके दरमियान से सरसरा कर गुजर गया था। ना ही लाला रुख ने अरसल की जानिब देखा था और ना ही अरसल ने लाला रुख की तरफ देखने की गलती की थी। इस जैसी सरफिड़ी लड़की का क्या भरोसा था, जाने क्या कर देती इसके साथ। इसने सोचते ही जुड़जुड़ी ली थी। फिर सोफे पर दराज मोबाइल निगाहों के सामने किए कुछ टाइप करने ही लगा था कि लाला रुख की चीख पर बेख्तियार ही मोबाइल इसकी गिरफ्त में उथल पुथल सा हो गया। इसने बाकायदा डर कर रुख की जानिब देखा था। वह अब फिर जज्बात से दहकती उठ खड़ी हुई थी। वो भी आहिस्ता से उठ बैठा। सवालिया निगाहों से इसका तमतमाता सा चेहरा देखने लगा। आप सच कह रहे हैं ना लाला? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? वो अब बेचैनी और बेयकीनी के समुद्र में गोताजन हुई। दाएं से बाएं से दाएं और फिर से दाएं टहल रही थी। अरसल की निगाहें इसकी जंबिश के साथ साथ सफ़र करने लगी। वो अब बाकायदा कूदने लगी थी। इसने खौफजदा सी निगाह इस पर डाली और दोबारा से दराज होने ही लगा था कि इसकी अगली चीख पर झटके से फिर सीधा हो बैठा। क्या? अगले हफ्ते? आप अगले हफ्ते ही करेंगे शादी? अरे रुकें, रामीन मान गई क्या? अच्छा छोड़ें इसे, इसका माना न माना बराबर है। होती कोई मेरे जैसी तो फिर बताती आपको कि मेहरबान जब आते आते देर करते हैं तो किस किस्म के खौफनाक छितर इंतज़ार कर रहे होते हैं इन मेहरबान हजरात का। अब वो तो बेचारी रामीन है ना, क्या कर सकती है आपके जैसे जिनके सामने। वो अब हंसती हुई तेज तेज पश्तों में बोलती जा रही थी। इसकी खुशी बड़ी जंगली किस्म की थी। यह शायद इसका इजहार ही जंगलियों वाला था। हा 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 हू करके हंसने वाला, खुश होने वाला अंदाज। अल्लाह गवाह था कि अरसल को ऐसे टेढ़े भांग के कहके लगाकर हंसने वाले लोग कभी पसंद नहीं आए थे।
लेकिन हाय रे किस्मत, इसने बेसाख्ता ही माथा पीटा था। वो इस माथे पर लिखी तकदीर को कैसे मिटा सकता था भला? इसे इस जिन को कबूल करना ही था, क्योंकि इसकी कहानी का जिन वो हरगिज़ भी नहीं था। वो तो इस कहानी की परी थी, नाजुक, डरपोक और बेवकूफ़ सी परी। अब वो फ़ोन बंद करती इसकी तरफ आ रही थी। अरसल ने बेख्तियारी ज़ेरे लब कोई हिफाज़ती दुआ पड़ी थी। फिर बड़ी मासूमियत से सर उठाकर अपने सर पर खड़ी आफ़त को देखा। वो यकदम धम से इसके बराबर में बैठ गई। अरसल, आपको पता है रामीन का रिश्ता टूट गया। इसने एक ज़ोरदार दिलफरेब से कहका लगाया था। अरसल ने ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बीबी कुछ तो होश करें। रिश्ता टूट गया मतलब? और तुम खुश हो रही हो? इनका रिश्ता ख़त्म हो गया और तुम खुश हो रही हो? इसे वाक़तन हैरत ने घेरा था। रुख ने एकदम ही मुंह बिगाड़ कर इसके कंधे पर धप रसीद की थी। इसने झुंझलाकर अपना कंधा सहलाया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखने लगा। मैं बताती हूँ आपको कि असल में कहानी हुई क्या। पिछला वाक़या इसकी याद के पर्दे से बिल्कुल साफ हो चुका था और अब वो बिल्कुल ड्रामाई से अंदाज में इसे बताने लगी थी कि रामीन की ज़िंदगी की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई थी। वो भी इसका अंदाज देखकर सुनने पर मजबूर हो गया था। क्या गज़ब का अंदाज था वैसे। आंखें छोटी करके उंगलियों से अनदेखी लकीरें खींचती वो साथ साथ तिलमसाती कहानियाँ बुनने लगी थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की, खुदा के लिए रुक, मेरे कानों से खून आने लग जाएगा। अरसल ने गहरा सांस लेकर इसके घिसे पटे अंदाज पर तबसरा किया था। इसने एक पल को उबरू इकट्ठा करके गोया बुरा मानकर इस मेमने की जानिब देखा। ये पहाड़ी बकरा कहानी जब सुनाने लगते हैं ना, तो कभी इसे एक दफ़ा के जिक्र से शुरू नहीं करते। ये कहानी की रूह सल्ब करने के मुतरादिफ है। तुम कहानी को इसके हाल से उठाकर माजी की गथियों से सुलझाओ, फिर इसे दोबारा से हाल मिलाकर बहने दो। वो अपना वजूद किसी से शफाफ झरने की मानद साबित करके दिखाएगी। कहानी को हमेशा वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से वो अपना वजूद आपको अलका करती है। कहानी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं किया करते, नहीं तो फिर वो आपको अपने राज का आमीन नहीं ठहराती। रुख अपनी किसी बड़ी सी कहानी भूलकर अरसल को देखने लगी थी। उंगलियां फिजा में ही साकत हुई थी और निगाहें सताइश से लम्हे भर को फैली थी। आप क्या ऑफिस के अलावा कहानियां भी सुनाते हैं? इसने पूछ ही लिया। वो बेख्तियार हंस पड़ा, फिर आबरू उठाकर इसे देखा। पागल हो क्या? बताओ फिर क्या हुआ रामीन के रिश्ते का? पहले आप मुझे बताएं, क्या आपको कहानी आती है? वो ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा लग रही थी। इसने नासमझी से इसे देखा। हाँ हाँ, एक दो कहानियाँ तो आती ही हैं मुझे। आप सुनाएंगे मुझे? इसने एकदम ही मचलकर इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए थे। कौन कह सकता था कि लड़की लोगों को उठा उठा कर फेंका करती थी। इस समय तो वो किसी मासूम बच्चे की मानद उम्मीद अफजा निगाहों से अरसल की जानिब देख रही थी। लाला रुख को शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी पेचीदा थी। इसका एक रूप देखकर दूसरा गुमा की सूरत से लगने लगता था। इसके जगमगाते आईने के इस पार का अक्स स्याह था तो दूसरा अक्स तरोताज़ा सी सुबह की मानद दमकता हुआ। ऐसे लोगों से डरना चाहिए। वो कब पे गलती सुबह में स्याही का लबादा ओढ़ ले, कोई इदराक कैसे कर सकता था भला। इसने नामहसूस तरीके से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से निकाले थे, फिर बादल नुहास्ता सर हिला दिया। हाँ सुना दूंगा, लो अब और दूर हो जाओ मुझसे। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था। रुख ने खुश होकर तालियां पीटी थी, फिर चमकते दांतों की भरपूर नुमाइश करती बताने लगी। मुझे वो वाली कहानी सुनाइएगा जिसमें शेर होता है। एक इंसान जंगल में दरख्त के ऊपर रहता है और इसके बहुत सारे जानवर दोस्त भी होते हैं, साथ साथ वो उड़ भी सकता हो। इसके अंदर किसी आम इंसान से भी ज़्यादा ताकत हो, वो अच्छा खासा हैंडसम हो, इसे जानवरों की ज़ुबान भी आती हो, जंगली और फिर प्यारा भी हो। क्या ऐसी कोई कहानी आती है आपको? अरसल को अब की हंसी भी नहीं आ रही थी। इसने बामुश्किल पलकें चिपकाकर रुख मुबारक को देखा था। इंसान हो, शेर भी हो, उड़ता भी हो, हैंडसम भी हो, जानवरों की ज़ुबान भी आती हो, मतलब लगभग खुद भी जानवर ही हो। और भला दरख्त पर क्यों रहेगा वो? घर में रहने में क्या मुसीबत है? नहीं, वो दरख्त पर ही रहता हो। इससे ज़रा इसका रफ टफ सा शख्सी तासुर पड़ेगा ना। लेकिन अरसल को इसके दरख्त पर रहने में सख्त एतराज़ था। रामीन की शादी कहीं पीछे रह गई थी। अब यह मसला ये था कि वो अजीब उल हक़्त इंसान दरख्त पर रहेगा या घर में। मुझे ऐसी ही एक कहानी सुननी है अरसल, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता है रुख? इसने बहुत अफसोस से कहा था ये जुमला। फिर इसने सर अस्पात में हिलाकर इसे यकीन दहानी करवाई कि वो इसे एक ऐसी ही कहानी सुना देगा, ऐसी ही बकवास कहानी। बकवास इसके मुंह पर नहीं कहा, नहीं तो फिर सामने के दांत नहीं बचते ना, समझा करें। रामीन का रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया रुख? तुम्हारे ताया तो बहुत परेशान होंगे, तुम इतने खुश क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है ना घर में? सब ठीक है। असफन लाला शादी कर रहे हैं रामीन से, ताया ने भी हाँ कह दिया है। सब बहुत बहुत खुश हैं अरसल। वो लोग बहुत घटिया थे, किसी भी तरह उसके लायक नहीं थे। अच्छा हुआ कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया और असफन लाला ने शादी के लिए हामी भर ली।
इसकी बात सुनकर वो चंद पल तो खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इतनी जल्दी असफंद लाला का राजी होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी बात सुनकर लाला रुख की बाँझें अगले ही लम्हे पूरी तरह से खिल गई थी। इसने राजदाना सा इसकी जानिब झुककर कहा, इतनी जल्दी कहाँ, वो तो कब से राजी थे। कब से राजी थे मतलब? अरसल ठटका था। लाला रुख ने यूं हाथ झुलाया जैसे कह रही हूँ, एक तो आप बिना अरसल, बस अरसल ही हैं। मतलब वो इन्हें शुरू से ही पसंद करते थे। वो इसकी बात पर भग से उड़ा था। आंखें फैलाकर पूरी तरह से इसके आसूदा से चेहरे को देखा था। तो फिर वो किसी और के साथ इनकी शादी कैसे होने दे रहे थे? और अभी ऐसे अचानक उनके ससुरालियों की जानिब से इनकार का आना कुछ मशकूक नहीं लग रहा तुम्हें? इसकी बात सुनकर लाला रुख मुस्कुराई थी, फिर सियाह मुतबस्सम आंखें उसकी जानिब फेरी, हल्का सा इसकी जानिब झुकी। मुझे पता है अरसल कि ये इनकार हुआ नहीं, होगा। ये इनकार करवाया गया होगा, लेकिन मैं कभी लाला को ये बावर नहीं करवाऊंगी कि मैं इस बारे में जानती हूँ। हम एक दूसरे से वो बातें नहीं करते जिनके पीछे हमारी कमजोरियां बंधी होती हैं। वो जानते होंगे कि मुझे इस बात का इल्म होगा, लेकिन वो और मैं हमेशा इस बात से ऐसे ही अनजान रहेंगे जैसे ये सब उन्होंने किया ही ना हो। इसकी रीढ़ की हड्डी एक लम्हे को सुनसनाई थी। बामुश्किल थूक निकलकर इसने बहुत कुछ समझते हुए सर अस्पात में हिलाया था। ऐसे तो जाने कितने राजों के आमीन होंगे तुम लोग। वो सीधी हो बैठी थी, फिर गहरा सांस भरती मुस्कुराई थी। हम पठान लोग ऐसे ही बहुत से राज अपने सीनों में दफन रखते हैं अरसल। हमारे दिल बहुत बोझिल होते हैं, लेकिन हम फिर भी भारी भरकम राज संभालने जानते हैं। हम बहादुर होते हैं, गैरतमंद भी, जुर्रतमंद भी। हमें ललकारना आसान नहीं होता, लेकिन फिर वो भी हम ही होते हैं जो जवान जनाजों को अपने नातों कंधों पर उठाकर कब्रों तक ले जाते हैं। वो फिर हम ही होते हैं जो रात की आखिरी पहर किसी की मौजूदगी ना पाकर रो पड़ते हैं। वो हम ही होते हैं जिनकी उम्रें कसास और अदालतों के चक्रों में गुजर कर ख़त्म हो जाती हैं। हम मजाक थोड़ी हैं, हम जिंदा दिल राजों की हिफाजत के दावेदार लोग हैं, कमज़ोर और बैक वक्त मजबूत। अरसल मुस्कुराया था। तुम तो खासी मुतासिर लगती हो अपने पठान लोगों से। मैं मुतासिर हूँ भी। मैंने अपने आसपास बहुत जंगें देखी हैं अरसल। जुल्म की ना ख़त्म होने वाली दास्तानें सुनी हैं। लोगों को अपने जवान बेटों के जनाजों के करीब रोते बिलखते देखा है। मैंने बहुत खून देखा है, बहुत तकलीफ देखी है, लेकिन इस सब के बाद भी जैसे मैंने जवामर्दी से अपने घर के मर्दों को मुकाबला करते देखा, लड़ते देखा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो बुज़दिली की मौत मरा वो भी क्या हक हुआ। इसने अरसल की जानिब देखा था, लेकिन वो इसकी जानिब देखने के बजाय इसके हाथों की ऊपरी जल्द देख रहा था, जो हल्की सी हराश ज़दा थी। इसने अगले ही पल इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बगौर देखा था, फिर चेहरा उठाकर रुख को देखा। ये ज़ख्मी कैसे हुए तुम्हारे हाथ? रुख ने जल्दी से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से निकाले थे, फिर अजलत में उठ खड़ी हुई। मैं गिर गई थी, इसीलिए लग गई ये चोट। और अभी मुझे आंटी और रिमशा को भी तो बताना है, फिर तैयारी भी करनी है, रहने भी जाना है अम्मा के घर। वो अब हाय मज़े मज़े कहती कमरे से बाहर की जानिब बढ़ रही थी। इसने पुरसोच निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा और फिर गहरा सांस लेता दोबारा से सोफे पर नीम दराज हो गया। वो अब दादी और सुमेरा को फातिहाना से अंदाज में बता रही थी कि कैसे रामीन का रिश्ता इन घटिया लोगों की जानिब से खत्म होकर बहुत ही प्यारे गंजे कबूतर असवन से जुड़ चुका है। दादी और सुमेरा तो अब खैर बहुत ही खुश हुई थी। फिर इससे शादी की मसरूफियात और तैयारियों के बारे में पूछने लगी। घर की बात घर ही में तय हो जाने की तमानियत इनके चेहरों ही से आया थी। इसने मुस्कुराकर पलटते पलटते रिमशा का पूछा तो दादी बेसाख्ता ही चौंकी। इसने इनका चौंकना महसूस कर लिया था, लेकिन फिर भी इत्मीनान से खड़ी रही। वो तो अपने कमरे में है बच्चे, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे, बाहर ही नहीं निकलती अपने कमरे से। कल ही मुझे शेर भी कह रहा था कि रिमशा की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो एकदम ही फिक्रमंद हुई थी। रुख हल्का सा मुस्कुराई। आप इसे मुझ पर छोड़ दें, अभी देखें कैसे ठीक करती हूँ मैं इसे। अच्छा आंटी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है शादी के लिए, रिमशा को साथ ले जाऊँ? कोई मसला तो नहीं होगा ना? इसे जवाब पता था, लेकिन फिर भी रुक कर पूछ लेने में हर्ज ही क्या था। इसने भी सुमेरा की रजामंदी पर मुस्कुराते हुए सरापा लाउंज से बाहर की जानिब फेरा और फिर जीने चढ़ती ऊपर रिमशा के कमरे की जानिब बढ़ गई। शॉपिंग पर? लेकिन भाभी, मेरे पास तो सब कुछ है पहले से, इसके सर पर पहुंचकर कहने में वो झुकी थी। फिर जल्दी से इसके ऑफर से खौफजदा होकर नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन अगर जो लाला रुख किसी के मना करने से मान जाती तो फिर वो रुख कैसे कहलाती? इसने हाथ झुलाकर बड़े अंदाज से इसकी नफ़ी रद्द की थी। फिर आगे बढ़कर इसकी अलमारी का एक पर्द वाह किया। चंद कपड़े उल्टे फुलटे। मायूस होकर चेहरा रिमशा के जाने फेरा। ये दादी की कलेक्शन तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है? इसके इस्तफसार पर रिमशा ने नासमझी से इसे देखा था। क्या मतलब? हर रंग ही सफ़ेद, स्याह या फिर सुरमई है तुम्हारी अलमारी में? तो ऐसे तो नहीं लग रहा कि ये किसी कॉलेज जाती लड़की की अलमारी है।
यूँ लग रहा है कि दादी जान की अलमारी गलती से खोल दी है। आप मेरी पसंद का मजाक उड़ा रही हैं। वही अरसल की तरह हफ़ा होने वाला अंदाज। इसे बेसाख्ता ही मेमना याद आया था। हफ़ा होकर रुख मोड़ता, मुंह बसोरता हुआ इसे देखती वो मुस्कुराई, फिर पास चली आई, इसे दोनों कंधों से थाम कर अपनी जानिब फेरा। वो डरी डरी सी थी, खौफज़दा, सहमी हुई। इसे इस छोटी सी लड़की पर लम्हे भर को तरस आया था। तुम डर रही हो? इसका सवाल बहुत बरह रास्त था। वो लम्हे भर को खुद में सिमट सी गई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ भाभी। एक दफ़ा चेहरा आईने में देखो अपना, बताओ कहाँ से ठीक लग रही हो तुम। इसने इसे खींचकर संगार आईने के सामने खड़ा रख किया था। रिमशा अपना चेहरा देखकर लम्हे भर को किंग रह गई थी। रूखा मुरझाया हुआ, यस मुर्दा सा चेहरा तो कभी भी इसकी शख्सियत का हासा नहीं था। वो तो हमेशा चहकती चमकती तरोताज़ा सी रहा करती थी। ये इससे क्या होता जा रहा था? बताओ मुझे, कहाँ से ठीक हो तुम? इसने इसे कंधों से थाम रखा था। बेख्तियार ही रिमशा की आंखों से आंसू फिसले, गले में गिरहें लगने लगी। आंसू रोकने की वजह से हलक दर्द करने लगा था। रोने से किसी ने नहीं रोका है तुम्हें, रो लो, अच्छे से रो लो। रोने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन रुलाने वालों पर उधार छोड़ने की इजाज़त भी नहीं तुम्हें। इसकी आवाज़ अगले ही लम्हे धीमी सर्द सी महसूस हुई थी। रिमशा को एक लम्हे के लिए इसने खौफज़दा होकर देखा था रुख को। कहा, फिर भी कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें समझाऊंगी रिमशा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर कैसे होती है। इसने इसे अपनी जानिब फेरा था, फिर इसकी नम आंखों में मजबूती से देखा, कंधों को जोर से थामा। तुम मेरे साथ अभी चल रही हो, अभी इसी वक्त, इस हसान नामी मखलूक को एक ज़ोरदार घूंसा मारने। लेकिन इसकी अगली बात पर रिमशा का सांस हलक ही में अटक कर रह गया था। इसे पता था कि यह हसान नामी महलूक कौन था। जी वही, आप दुरुस्त समझे, सरताज का हबीस भाई। डर एक दिमागी फतूर होता है। इसे खुद में जगह देने वाले अपने हकूक़ के कातिल होते हैं। अपनी दुनिया को अपने ही कदमों तले रोंद रहे होते हैं। डर से ना डरा करें, इसे तो राख बनाकर उड़ा दिया करें कि फिर आप आज़ाद होंगे अपनी ज़ात में पलती हर इस तारीकी से जो रोकती है आपको रोशनी की जानिब सफ़र करने से। और जानते हैं क्या, दुनिया में मौजूद कौन लोग ख़तरनाक होते हैं? हाँ, वही जो बेखौफ होते हैं, जो किसी से नहीं डरते। इन्हें कोई चीज़ नहीं हरा सकती, क्योंकि वो रौंद कर आए होते हैं अपने वजूद में पलती स्याही को, स्याही जो रुकती है आपको बेखौफ होने से। वो भी आपके अपनी हाला के बने आलिशान के घर में, आलिशान से घर में मौजूद थी। लाला रुख ने खास तौर पर स्याह लिबास से तन कर रखा था, बालों को जूड़े में बांधे, पैरों में हाई हील्स पहने, टांग पर टांग जमा कर बैठी वो अपने मुकाबिल बराजमान शख्सियत को जूती के नोक पर रखे हुए थी। इसका ठंडा मुस्कुराता सा अंदाज ऐसा था कि वो जिस ज़मीन पर चलती है इसमें दफन तो हो सकती है, लेकिन किसी की नाहक बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी के साथ रिमशा भी बराजमान थी, अपने अज़ली अंदाज से मुख्तलिफ, ज़रा गैर आरामदा लेकिन मजबूत बनने की कोशिश करती हुई। वो सब्ज़ रंग के लिबास में मलबूस बालों को फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में गूंदे अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। अगर आप मजबूत ना भी हों तो मजबूत नज़र आना चाहिए, यह आते हुए इसे रुख ने कहा था, और इसे एहसास हो रहा था कि इसने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह दिया था। सामने बैठी रशीदा हाला अलबत्ता हाथ से घबराई हुई लग रही थी। इनका हाथ बार बार माथा छू रहा था। रुख ने ठंडी निगाहों से इनका सटपटाता सा अंदाज देखा और फिर मुस्कुराकर सीधी हुई। सॉरी हाला जान, हम बगैर बताए ही आपकी तरफ आ निकले। दरअसल मैं और रिमशा शॉपिंग के लिए जा रहे थे। फिर रिमशा ही ने कहा कि क्यों ना एक सलाम हाला को भी करते हुए चलें। और वो लाल रुख ही क्या, जो तूफ़ान लाने से कबल ठंडे तंज की मार न मारे। हाला जो कि इसे कतन भी पसंद नहीं करती थी, अब कि ज़रा संभल कर बैठी। वो अपनी बेटी की पसंद से वाकिफ़ थे और अल्लाह गवाह था कि कितनी कोशिशें की थी उन्होंने ज़रताज का रिश्ता अरसल से तय करने की, मगर सामने बैठी इस नागिन ने हर जादू पर जैसे पानी फेर दिया था। आते हुए बता कर आना चाहिए था रिमशा, मैं बस अभी निकलने ही वाली थी बाज़ार के लिए। अब तुम लोग आ गए हो तो चलो मैं बाद में चली जाऊँगी। और आपा कैसी हैं? रुख को अक्सर नज़रअंदाज करके उन्होंने रिमशा से पूछा था। वो इन्हें सुमेरा के मुतालिक बताने लगी। लाले ने महजूस होकर अबरू ऊंचाए थे। हाला ज़रताज नज़र नहीं आ रही। नज़र उतारी जाने चाहिए थी लाला रुख की इस समय। ज़रताज गई हुई है। कहाँ? अरसल के ऑफिस। और अभी इनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि इसने इनका जुमला उचक लिया था। अगले ही पल हाला का एतमाद झाँक कर बैठ गया था। रिमशा ने भी चौंक कर इसे देखा था। ऐसे ही तो नहीं अरसल इसे जालिम कहता था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस वक्त अक्सर अरसल के ऑफिस में पाई जाती है, तो मुझे लगा कि शायद आज भी। लेकिन आप कहीं क्या कह रही थी? कहाँ है ज़रताज? मासूमियत से आंखें चिपकाई।
अदाकारा ना हो तो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो इस वक्त अपनी एकेडमी जाती है। इसका हर्षल के ऑफिस में कोई काम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। खैर, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। बस एक दो बार इसके आने जाने की खबरें मौसूल हुई थी मुझे ऑफिस से। रशीदा की तेवरी चढ़ी थी। आपकी रिमशा सांस रोक के बैठी रही। जरताज का क्या भरोसा था भला। जुबान के मिठास से अगले के हलक में कड़वाहट घोलती वो ज़रा भी नहीं घबरा रही थी। वो सिर्फ एक से ही घबराया करती थी, और वो था असफंदियार। इसके अलावा तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरती थी। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो लड़की? इनका सुर्ख बबूका चेहरा देखकर इसे बहुत मज़ा आया था। क्या आपको नहीं पता हाला कि मैं क्या कह रही हूँ? जुबान संभालो अपनी तुम। बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन पहले आप अपनी बेटी तो संभाल लें। एकदम लाउंज की फिजा में सन्नाटा छा गया था, यूं जैसे सब कुछ अपनी जगह ही साकित हो गया। सिवाय रुख के सब कुछ वाकई अपनी जगह ही साकित हो गया था। मुझे सब पता है वो इस वक्त अरसल के ऑफिस में क्यों जाती है और इसके पीछे क्या क्या मकासद है। मैंने अभी तक इसे अपने तरीके से नहीं समझा है हाला जान। मैं महज अभी आपको वार्न करने आई हूँ कि मेरे शोहर से दूर रहें, आप और आपकी बेटी भी। अगर आप लोग खामोशी से इलादगी इख्तियार कर लेंगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर इसने टांग से टांग हटाई थी। पुरसुकून आंखें रशीदा पर जमाई। अगर आपने अरसल को मज़ीद परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छे से जहन नशीन कर लें आप इस बात को। हाला जान के तो जितने भी तबक थे सबके सब रोशन हो चुके थे। इन्हें इस नई नवेली दुल्हन से ऐसे खून खराबी और धमकियाँ में से बयान की उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। अब कोई इन्हें क्या बताता कि पठान दुल्हनें तो फिर ऐसी ही हुआ करती हैं। 1 मिनट लगेगा मुझे आप ही को बताने में कि इनकी नई नवेली दुल्हन क्या करती फिर रही है। शर्म नाम की कोई चीज़ है भी तुम में या नहीं? इन्हें जैसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे आखिर जवाब क्या देना चाहिए। इस लड़की ने इनका दिमाग चंद ही लम्हों में घुमा कर रख दिया था। अच्छा, क्या वाकई? फिर तो आप इन्हें यह भी बताना होगा कि आप पर में कौन से इल्ज़ाम आयद करने आई थी। करें फ़ोन अभी और इसी वक्त मेरे सामने बात करें आप आंटी से। यकीनन तब तो आपको इदराक हो ही जाएगा कि शर्म माहिर आनी किसको चाहिए। ये हवा आखिरी बार। डस डस डस। रिमशा ने बेचैनी से पहले हाला का सुर्ख से स्याह पड़ता चेहरा देखा और फिर अगले ही पल रुख के ठंडे से चेहरे की जानिब निगाह घुमाई। इसका सांस हर गुजरते लम्हे के साथ जैसे बंद होता जा रहा था। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। हम निकलते नहीं हैं हाला, निकालते हैं। याद रखिएगा इस बात को और समझा दीजिएगा इन सरताज मोहतरमा को भी। इसने अगले ही पल रिमशा का हाथ थामा और फिर इसे साथ लिए दाखिली दरवाज़ा पार करती बाहर की जानिब बढ़ आई। रिमशा का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और इसके बरक्स सरताज का चेहरा पुरसुकून और ठंडा। गाड़ी में बैठी अब वो सुन हुई खिड़की से बाहर की जानिब देख रही थी। फिर एकदम ही चेहरा इसकी जानिब फेरा, जो हल्की सी आवाज़ कोई अनजान सी धुन गुनगुना रही थी। ये सब क्या था भाभी? क्या? बगैर असलिए कंधे उचकाकर पूछा था इसने। आप ऐसे कैसे हाला को कह सकते हैं? डर नहीं लगता आपको इनके रद्द अमल से? इसकी बात पर वो हंस दी थी, फिर मुस्कुराहट दबाकर चेहरा इसके जानिब फेरा। मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं कहीं से डरी हुई हूँ। नहीं ना रिमशा, बच्चे जिनके अमाल दुरुस्त हों वो डरते नहीं, डराते हैं। मैंने कभी किसी के हक को नहीं मारा। मैंने कभी खुद को किसी नाजायज़ मोहम का हिस्सा नहीं बनाया। मैंने जुल्म करने वालों की चमड़ी उधेड़नी सीखी है, और जो इतनी साफ गोई से ज़िंदा रहने वाले होते हैं, इन्हें कोई चीज़ नहीं डरा सकती। तुम भी जुल्म पर खामोश रहना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर का डर खुद कहीं डर कर भाग जाएगा। रिमशा इसे चंद पल देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। आंखों में जाने की वो बहुत हल्की सी नमी तैरने लगी थी। आप बहुत बहादुर हैं भाभी, मैं नहीं हूँ। क्यों? कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ? अब आ जाओ, तुम्हें एक और मज़े की फ़िल्म दिखाऊं। इसने गाड़ी को किसी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में लाकर रोका तो रिमशा ने चौंक कर आसपास देखा। वो कभी इस जगह पर नहीं आई थी। कहाँ जा रहे हैं हम भाभी? वो अपने उपज़दा हुए आसपास देखती इस जगह को पहचानने की सही कर रही थी। रुख ने गाड़ी से निकलकर दरवाज़ा बंद किया तो वो भी जल्दी से बाहर निकल आई। फिर इसके साथ साथ कदम मिलाकर तेज़ तेज़ चलने लगी। भाभी, हम कहाँ जा रहे हैं? बताया तो था तुम्हें, हसान नामी महलूक को एक घोंसा जड़ने जा रहे हैं। और इसने अपनी आंखें फैलाकर रुख को देखा था, फिर आगे बढ़कर जल्दी से इसका बाजू कोनी से थामे इसे मज़ीद अगला कदम बढ़ाने से रोक दिया था। वो रुक गई थी, फिर गहरा सांस लिया। आज अगर तुमने इस डर को खुद पर तारी होने दिया ना रिमशा, तो याद रखना कि तुम कभी इस कैद से आज़ाद नहीं हो पाओगी। तुम इसकी गुलाम बन जाओगी। ये तुम्हें सांस लेते मुर्दा मुजस्मा बना देगा। क्या तुम एक दफ़ा, बस एक दफ़ा हिम्मत नहीं कर सकती अपने लिए? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं साथ साथ रहूँगी। बस खुद को इस गुलामी के सुपुर्द ना करो, जो किसी कुशीदगी के जहर से कम नहीं।
खुद को ऐसे ज़या मत होने दो। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला मर्दाना ज़िंदगी से बेहतर है। तुम आगे बढ़ो और चीर फाड़ दो। जुल्म को नहीं बख्शते, जो जुल्म को बख्शते हैं वो जालिम के बराबर गिरदाने जाते हैं। क्या तुम जालिम बनना चाहती हो? रुख ने इसे कंधों से थाम कर झंझोड़ा था। रिमशा का तनफ्फुस अगले ही पल धोंकनी की मानद जलने लगा था। इसके अंदर चिंगारी सी उभरी, मुठियां जब्त से बेंच गई। वो कैसे छोड़ सकती थी अपना हक मारा जाना? इसे हर वो रात याद आने लगी जो इसने रोकर गुजारी थी। सब जैसे निगाहों के सामने धुआं धुआं होने लगा था। इसने रुखसार पर फिसलते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा, फिर गुलाबी आंखें उठाकर रुख को देखा। लाले ने इसका अज़म देखा तो पूरे दिल से मुस्कुराई, फिर इसे गले लगा लिया। वो छोटी नाजुक सी थी, बिल्कुल आमीन जैसी। इसे गले लगाया जाना ही चाहिए था। अगले ही पल अब इनके आगे बढ़ते कदमों में लड़खड़ाहट की जगह एतमाद ने ले ली थी। इनके चेहरों से आया था कि वो आज एक घूंसे से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होंगी। क्या इन्हें राज़ी होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। अरसल अभी अभी ऑफिस पहुंचा था और देर हो जाने के बायस वो खासा परेशान भी था। बाबा से इनकरीब पड़ने वाली झाड़ का सोच कर ही इसे उकताहट होने लगी थी। शेर से इसका सामना इस आखिरी बातचीत के बाद नहीं हुआ था। शायद वो इनका सामना करने की हिम्मत खुद में नहीं पाता था। इसने लिफ्ट का बटन दबाकर इसके खुलने का इंतज़ार किया और फिर जैसे ही अंदर बढ़ने लगा तो ठहर सा गया। इसे ज़रताज से इस बार फिर सामना हो जाने की उम्मीद नहीं थी। एकदम ही गुस्से की तेज़ लहर ने इसके वजूद का अहाता किया था। इस एक लड़की की वजह से इसकी ज़िंदगी बेहंगम हो रही थी। जहर लग रही थी वो इसे इस वक्त। इसने सपाट चेहरे के साथ कदम वापस फेरे तो वो जल्दी से निकलकर इसके पीछे भागी। इससे कोहनी से थाम कर रोका भी था। इसने पूरी कुव्वत से इसका हाथ झटका था, फिर जमे दांतों के साथ गुराया। आप इधर क्या कर रही हैं ज़रताज? क्या मैंने मना नहीं कर दिया था आपको कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों आप मुझे ज़िच कर रही हैं? बहुत दिनों का पलता लावा अगले ही लम्हे इसके अंदर से उबल पड़ा था। ज़रताज पहले तो ज़रा घबराई, लेकिन फिर अगले ही पल मुस्कुरा दी। कंधे पर झूलते पर्स से मोबाइल निकाला और चंद बटन दबाने के बाद तस्वीर आगे पीछे करने लगी। एक तस्वीर पर रुक कर इसने महजूज सा चेहरा उठाया था। बहुत नाज है ना आपको अपनी बीवी पर? देखें मैं क्या लाई हूँ आपके लिए आज। इसने अगले ही पल मोबाइल को जगमगाती स्क्रीन इसकी जानिब फेरी थी। अरसल ने नासमझी से तस्वीर पर निगाह मरकूज़ की और फिर अगले ही पल इसकी पेशानी पर जमा भल ढीला पड़ता गया। तस्वीर में लाला रुख बेतकल्लुफ़ी से एक ऊंचे से मर्द के गिर्द बाजू हमाइल किए हंस रही थी। साथ खड़ा मर्द भी इसकी किसी बात पर भरपूर से कहका लगा रहा था। ज़रताज इसके तासुरात से महसूस होती हल्की सी आवाज़ में बोली, ये महज एक तस्वीर नहीं अरसल जी, ऐसी सैकड़ों तस्वीर हैं मेरे पास। अगर आप मज़ीद अपनी बीवी की पारसाई और बहादुरी पर कसीदे पढ़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन इसके अल्फाज अगले ही पल लबों पर टूट से गए थे। अरसल के ऐन पीछे से असफंद यार चलता हुआ आ रहा था। साथ साथ इसने अरसल को देखते ही दूर से आवाज़ भी दी थी। वो चौंक कर पलटा। ज़रताज की आंखें फटकर बाहर आने लगी। जल्दी से मोबाइल अपनी जानिब फेर कर तस्वीर में मौजूद इस ऊंचे से बंदे को देखा। ये तो हाँ, वो तो असफंद यार था, जो कि बड़े आराम से मुस्कुराहट लबों पर सजाए, जेबों में हाथ डाले सामने से चला आ रहा था। सुरमई टर्टेल नेक स्वेटर पहने, जीन्स में बलबूस, वो बाकी बहुत खूबसूरत और कदरे मजबूत से जिस्म का बंदा लगता था। वो करीब चला आया तो अरसल ने नासमझी से इसकी जानिब देखा, लेकिन असफंद फ़िलहाल ज़रताज की जानिब मुतवज्जा था। मोहतरमा, क्यों न बैठकर बात कर ली जाए, क्योंकि मुझे भी आपको आपके भाई की पारसाई और पाकीज़गी की बहुत सी तस्वीर दिखानी है। क्या आप देखना पसंद करेंगी? मज़े से भुएं उचकाकर पूछा। ज़रताज बेयकीनी से कभी अरसल को तकती तो कभी अरसल से 2 इंच लंबे असफंद को। असफंद लाला, आप यहाँ कैसे? अरसल की हैरत अपने अरूज पर थी। असफंद ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। मेरी एक अदद बहन के शोहर हो तुम, और बहन भी वो जो जेम्स बॉन्ड की शागिर्द रह चुकी हो। मैं तुम्हारे इस मसले को सुलझाने आया हूँ। देखें तो सही इन मुख्तरमा के पास कितने हथियार हैं तुम्हें ज़िच करने के। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एक ही कहानी के 2 रुख थे वो दोनों, एक ही किताब के 2 सफ़े थे, असफंद और लाला रुख। वो भी लोगों को सर से पकड़ने की आदी थी, और असफंद तो है इससे इसका उस्ताद रह चुका था। भला क्यों ना इस जैसा होता। ज़रताज का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो पूरी ठंडी हो गई थी, हाथ लरस रहे थे और हलक में बेसाख्ता ही कुछ अटका था। वो खांसी इसे सोचना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो पंगा ले चुकी थी, और जिससे ले चुकी थी वो यकीनन इसे बख्शने वाला नहीं था। इस पहर आगे बढ़ती लाला रुख ने मुस्कुराई थी। एक तीर से 2 शिकार। इसने एक दिन पहले ही असमंद को सारा मामला समझा दिया था
क्योंकि वो अरसल की परेशानी से परेशान हो गई थी। वो खुद इस मसले से निपट रहा था, लेकिन वो इस सब को सँभाल नहीं पा रहा था। इसने शेर और इसके दरमियान खिंचा-खिंचा सा रवैया भी महसूस कर लिया था, और बची तो वो भी नहीं थी कि इस सब के बाद किसी नतीजे पर ना पहुँच सकती। इसने अगले ही पल ऑफ़िस के दरवाजे के पार रुककर दरवाज़ा धकेला था। फिर हसन को देखकर मुस्कुराई। एक आखिरी बार तो अभी रहता ही था। इसने दरवाज़ा धकेला तो वो हसन, जो गर्दन झुकाए किसी फ़ाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था, एकदम चौंका। सर उठाकर देखने पर इसकी आंखें अगले ही पल फैलकर बाहर आने को थीं। वो लाला रुख के पीछे से सामने निकल कर आती रिमशा को देखता अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। गोद में रखे बहुत से पर्चे फिसल कर ज़मीन बोझ हो गए थे। उंगली में फंसा कलम भी अगले ही लम्हे चोट छूट कर टेबल पर जा गिरा था। इसका होंक चेहरा देखकर वो मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। इसके निशान ज़्यादा चेहरे पर महसूस होकर निगाहें जमाई। हाँ, इसकी मार के निशान अब तक हसन के चेहरे पर सब थे। जहम मुंदमिल हो चुके थे, लेकिन निशानात का मौजूद होना यकीनी सी बात थी। होला हाथ थोड़ी रखा था रुख ने इस पर। फिर इसके सामने रखी कुर्सी खींच कर बैठी। गर्दन उठाकर मुजस्मे की सूरत साकत हुए हसन को देखा। वो जिसामत में हासा कमज़ोर और लंबूतरा सा था, मानो रुख की निगाहों से ही पिघलने की तैयारी में लग रहा था वो तो। कैसी हो हसन? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई थी ना जहम साफ करते वक्त? इसने पलके चिपका कर पूछा था। वो अगले ही लम्हे गुस्से में भुनाता होश में आया था। फिर दांत कुचकुचाकर सामने कुर्सी पर विराजमान रुख की जानिब देखा। इसकी आंखें अगले ही पल तेज से गुलाबी पड़ने लगी थीं। क्या बकवास है ये सब? और आप यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? घर भी गई थी तुम्हारे? पुरसकून से जवाबी वार पर वो भग से उड़ा था। क्या इसने घर वालों को बता दिया था इसकी हरकत के बारे में? अगर ऐसा था तो अगले कई महीनों तक इसे घर में रहना नसीब नहीं होना था, क्योंकि इसके बाप का गुस्सा भड़कते अलाव की माने दिखता था। इसकी पेशानी पर बेसाख्ता ही पसीना फूट निकला था। मेरे घर जाने की इजाज़त किसने दी आपको? और वहाँ जाकर मेरी मुतल्लिक क्या बकवास की है आपने? मुझे अभी आप जानती नहीं हैं मिस लाला रुख, ज़िंदगियाँ तबाह कर देता हूँ मैं। रुख ने अच्छा वाला आईब्रो उठाया था। फिर गर्दन ज़रा एक जानिब को ढलका कर बड़े अंदाज से हसन की बिगड़ती सूरत देखी। अभी तुम मुझे नहीं जानते हो हसन, इसलिए बच्चे ज़िद नहीं करते और अपने किए गलत काम पर तो कभी भी नहीं अकड़ते। तुम अभी और इसी वक्त रिमशा से माफ़ी मांग रहे हो। इसकी बात सुनकर दरवाजे में खड़ी रिमशा ने हाथ बांधकर मजबूत तासुरात के साथ हसन को देखा था। दिल अब भी अंदर कहीं खौफ से लरस रहा था और सांसें बेतरतीब थी, लेकिन इसने भी फैसला कर लिया था, ऐसे था तो फिर ऐसे ही सही। अच्छा, ओह वाह! वो हंसा था, खुद को हल्का फुल्का जाहिर करने के लिए यकीनन, लेकिन परेशानी से इसके तने जबड़े ऊपर की जानिब बिछे थे और हथेलियाँ पसीने में डूबी थी। रुख ने बगौर इसे देखा था, फिर गहरा सांस लेकर सीधी होकर बैठी। आपको लगता है कि मैं आपकी इस झूठी धमकी पर डर जाऊंगा? तुम डर गए हो हसन, होले से बोलकर रुख ने मज़े से इसकी गलतफहमी दूर की थी। वो दांत जमाकर सामने रखे टेबल पर हाथ मारता झुका। लाले ने महज एक आईब्रो उठाकर इसका तमतमाता चेहरा देखा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया और माफ़ी तो मैं हरगिज़ भी नहीं मांगूंगा, और वो भी इससे, इस कचरे के ढेर से। इस्तेज़ा हंसकर रिमशा की जानिब उंगली से इशारा किया और फिर चेहरा झुकाकर हंसने लगा। रिमशा ने खींच कर सांस लिया था। इसकी आंखें इस कदर ज़ब्त पर अब के भीगने लगी थी, इसके सीने में तकलीफ सी उभरने लगी थी। तुम तो माफ़ी नहीं मांगोगे? लाला रुख ने इसे ऐसे देखा जैसे आखिरी बार इसकी राय जानना चाह रही हो। वो अब की कदरे संभला हुआ लग रहा था। फिर बालों में हाथ चलाकर इसे मुस्कुराती निगाहों से देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। इस दिन तो मैं अकेला था, जब भी कुछ नहीं कर पाया था आपके सामने, लेकिन आज मेरे साथ पूरा ऑफिस होगा। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर ही मौजूद हैं मिस लाला रुख, आप आज मुझे हरासा नहीं कर सकती। और क्या सबूत है आपके पास कि मैंने रिमशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है? इसकी आंखों में फातहाना सी चमक थी। लाला रुख ने लम्हे भर को इसे अफसोस से देखा था, फिर कंधे उचकाए। मेरे पास सबूत है, लेकिन ये बात लाला रुख ने मुकम्मल नहीं की थी, ये तो इसके पीछे मुठियां बेंचकर खड़ी रिमशा ने मुकम्मल की थी। लाले ने चौंक कर अपने पीछे देखा और ठटका तो बुरी तरह हसन भी था। रिमशा अब के मजीद 2 कदम आगे चली आई थी, फिर लर्जते हाथों से मोबाइल निकाल कर एक वीडियो प्ले की। वीडियो की आवाज़ सुनकर जहां हसन अपनी जगह जम सा गया था, वहीं रुख ने हैरत से रिमशा की जानिब देखा था। इसने मोबाइल की चमकती स्क्रीन हसन के सामने की तो वो मुंचका रह गया। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि वो इसे किस तरह से जोरदोकोब करता हुआ दीवार से लगाकर धमका रहा था। वो रो रही थी, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुन रहा था। वीडियो के हर गुजरते लम्हे के साथ हसन का चेहरा सफ़ेद पड़ता गया,
यूँ गोया मुर्दा हो गया हो। रिमशा ने इन्हीं लरजते हाथों से मोबाइल अपनी जानिब फेरा और फिर आगे बढ़कर एक ज़ोरदार चांटा इसके मुँह पर रसीद किया। वो शायद इसके ऐसे रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं था, इसलिए होंक होकर रुखसार पर हाथ जमाए वो रिमशा को ही तक रहा था। इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस लड़की ने किया था। लाला रुख इस सारे अरसे में पहली दफ़ा दिल से मुस्कुराई थी। घटिया इंसान, मेरी मेरी खाला के बेटे हो तुम, मेरे लिए भाई की जगह पर हो। और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रिमशा की आंखों से बेख्तियार ही आंसू फिसले थे। इसका जिस्म जलजलों की जद में था और निगाहें लबाब आंसू से भर गई थी। इसे अपनी नस्वानियत पर हवाकारी वार जैसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन हसन अगले ही पल जंगलियों की तरह घूमकर इसके सामने आया था। वो डर कर पीछे हटी। इसने जैसे ही इसके हाथ से मोबाइल छीनना चाहा तो रुख ने इसे गिरेबान से पकड़कर पीछे की जानिब घसीटा। फिर इसे देखकर मुस्कुराई। इसके लिए सॉरी। अगले पल उल्टे हाथ का एक जनाटेदार चांटा हसन के पहले से सुर्ख हुए रुखसार पर पड़ा तो वो रिमशा के कदमों में जा गिरा। साथ साथ वो शायद रो भी रहा था। रिमशा बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हटी थी। माफ़ी नहीं मांगोगे तुम? रुख ने अगले ही पल कहकर इसे एक बार फिर सीधा किया था। वह अब बुरी तरह हाँफ रहा था, सुर्ख चेहरा और पसीने पसीने होता जिस्म। लाले ने इसके घुटने पर अपनी हील मारी तो वो पीछे की जानिब बुलबुलाता हुआ गिरा। वो अब इसके सामने पंजों के बल बैठ रही थी। फिर मुस्कुराई। क्या आग जैसी बर्फ मुस्कुराहट थी, खौफजदा कर देने वाली। जालिम, काटदार। माफ़ी मांगोगे या इरादा बदल लिया तुमने? मैं अभी अपनी सिक्योरिटी। लेकिन रुख इसे मौका नहीं दिया। अगले ही पल अब वो इसे गिरेबान से पकड़कर एक बार फिर से खड़ा कर रही थी। फिर रिमशा की जानिब पलट कर देखा और नरमी से मुस्कुराई। कौन है कचरे का ढेर? इसकी जानिब से पड़ा एक जानदार घोंसा सीधा जबड़े पर आकर लगा था। वो पीछे रखे टेबल पर गिरा तो बेशतर चीज़ें बिखरकर ज़मीन बोस हो गई। इसके नफीस से ऑफिस की हालत देखने के लायक थी। इसी समय फैले हुए कागजात, आगे पीछे रखे कुर्सियाँ, बिखरे बालों और ताज़ा जख्मों के निशान लिए मेज़ पर गिरा हसन। माफ़ी मांगोगे या? लेकिन इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि वो जल्दी से घुटनों के बल बैठा। कांपते हाथ रिमशा के सामने जोड़ दिए। टूटे दांतों और खून रसते होंठों के साथ माफ़ी मांगने लगा। रुख ने गर्दन कसीरती अंदाज में दाएं बाएं फेरी थी। फिर हाथ झाड़कर गहरा सांस लिया। इतना काफ़ी है रिमशा? एक बार रुक कर पूछा। रिमशा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इसे देखा था। फिर जल्दी से सर अस्बात में हिलाया। बहुत है भाभी, बस अब चलें यहाँ से प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। इसके कहने पर वो एक कहर आलूद निगाह हसन पर डालकर रिमशा की जानिब मुड़ी थी। फिर इसे इसके हाथ थामकर ऑफिस का दरवाज़ा खुलती बाहर निकल आई। साथ ही हाथ में थामा स्याह चश्मा भी आंखों पर जमाया था। लोग मुड़ मुड़ कर इस दराज कद खूबसूरत सी लड़की को देखने लगे थे। वो किसी भी निगाह को खातिर में लाए बगैर बेनियाजी से कदम उठाती आगे ही आगे बढ़ती रही। और आज शायद वो इन लड़कियों की शुक्रगुजार भी थी, इन्हीं लड़कियों की जिन्होंने इसे इस दिन मैदान में गिराकर मारा था। तभी तो वो वक्त था कि फिर इसने हर उस हाथ को रोकना सीख लिया जो इसकी जानिब किसी भी गलत इरादे से बड़ा हो। इसने ये सीख लिया था, इसे ये सीखना ही था। एक दफ़ा जब इसने भी धाड़ कर वार किया तो कभी कोई हक तलफी के नापाक अज़ाइम लिए इसकी जानिब न बढ़ सका। वो आज खुद पर फ़ख्र करती थी। इसका फ़ख्र करना बनता था क्योंकि वो मजबूत थी। रिमशा ने शुक्रगुजारी से आंखें रुख की जानिब फेरी। इसका दिल लाला रुख के लिए इज्जत से भरने लगा। अच्छा, तो लोग ऐसे भी हुआ करते हैं। भाभियाँ इस कदर मेहरबान और मजबूत भी हुआ करती हैं। इसने तो कहानियों में पढ़ रखा था कि भाभियाँ बहुत चंडाल, हरान सी फितरत मालिक कोई मखलूक होती हैं। लेकिन ये क्या, इसकी भाभी तो ऐसे किसी भी किरदार पर पूरा नहीं उतरती। इसकी भाभी तो इज्जत करती थी, इज्जत करवाना जानती थी। इसकी भाभी गैरतमंद थी, वो गैरत के लिए अपना सर तक कटवा सकती थी। इसकी भाभी तो अजीम औरत थी। इसने हमेशा जुल्म के खिलाफ अज़म से बोलना सीखा था। इसने डर कर छुपना नहीं सीखा था। और इसने क्या खूब सीखा था। वो इससे मुतासिर हुई थी। हाँ, वो रुख के दिल फरेब और धूप छाँव सी शख्सियत के लिए पिघलने लगी थी। इसके गले में एकदम आंसुओं का गोला अटका था तो इसने चेहरा झुका लिया। आंसू टिप टिप इसके कदमों में गिरने लगे थे। लेकिन वो ये पहले आंसू थे कि जिन्हें वो खुद साफ करना चाहती थी, अकेले, तनहा। क्योंकि जो अपने आंसू खुद साफ करते हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो होना भी मजबूत बनना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने आंसू पूछने वाले ही सही। इसने अगले ही लम्हे आंखें रगड़ी और सर उठाकर चलने लगी। दूसरी जानिब पे गलती धूप के अक्स में वो तीनों भी एक दूसरे के मुकाबले विराजमान थे। असमंद और अरसल एक जानिब जबकि ज़रताज सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए इनके मुहालिफ। ये जिसकी तस्वीर दिखाकर आप अरसल को इसकी बीवी से बदगुमान करना चाहती हैं ना मोहतरमा, वो मेरी बहन है, लाला रुख।
बात असफन ने ही शुरू की थी। अरसल तो शुक्रे आईब्रो लिए बहुत संजीदा सा बैठा था। कुछ था जो इसे बहुत बुरा लगा था। सरताज ने जल्दी से इसे अपने हाथ आपस में रगड़े थे, फिर लम्स करती तेजी से पलकें झपकाने लगी। वो इसने मुझे किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अगर आप थोड़ी बहुत तहकीक कर लिया करें तो कुछ कबाहत नहीं। बस इंसान ऐन वक्त पर जलील होने से बच जाता है। खैर, ये जो भाई है आपका, क्या इसके करतूत जानती हैं आप? या इन कारनामों से अक्सर बेखबर किसी और की ज़ात पर कीचड़ उछालने ही में वक्त सर्फ होता रहा है आपका? वो भी अपने नाम का एक ही था। पीछे होकर बैठा, टांग पर टांग चढ़ाए ठंडे अंदाज में बगो बगो कर मार रहा था। अरसल ने भी अब के नहीं इन्हीं संजीदा निगाहों से सरताज को देखा था। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो अरसल मुझे बहका रहे थे काफ़ी अरसे से। ज़ुबान संभाल कर बात करो तुम सरताज। मैंने कभी तुमसे कोई गैर ज़रूरी तो क्या ज़रूरी बात भी नहीं की, और तुम ये सब। असफर ने तहस से उबल कर बोलते अरसल को हाथ के इशारे से थमने को कहा था। वो अगले ही पल चुप सा हो गया था। इसे अपना आप बहुत बेवकूफ़ और छोटा सा लग रहा था। अपने मामले में किसी और का बोलना इसे एकांक नहीं पा रहा था। इसने तनफर से रुख ही फेर लिया था। मैं और आप, हम दोनों जानते हैं कि यह सब सच नहीं है। आप बिलावजह किसी भी शख्स पर मुंह उठाकर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, और अगर आप इल्ज़ाम लगा भी रही हैं तो क्या कोई जानदार सबूत रखती हैं आप अपने इस इल्ज़ाम का? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। जरताज से सांस लेना मुश्किल होने लगा। इसने बेख्तियार ही थूक निकला था, फिर ज़रा संभल कर बैठी। मैं सच कह रही हूँ, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे सबके सामने झटक कर फिर तन्हाई में मुझे वरगलाते हैं। मुझे बस अपना हक वापस चाहिए। मैं हर रोज़ इनके ऑफिस सिर्फ इसीलिए चली आती हूँ ताकि इनसे अपने दुखे दिल का बदला ले सकूँ। आंखों में ढेरों आंसू लिए वो लड़की जहाँ अरसल को आखिरी हद तक जिच कह रही थी, वहीं असफन को सख्त मायूस भी। बहुत घिसा पटा था ये वाला। कुछ और आजमाएं बीबी। मेरे ख्याल से आप इससे भी ज़्यादा जानदार वजह गढ़ सकती थी। फिर इतने रवायती तरीके पर इन्हिसार करने की वजह? आईब्रो उठाकर हैरत से पूछा अरसल। अरसल से तो इसे लब से खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अलबत्ता वो अशफन के जवाब पर घबरा कर पहलू बदल रही थी। मैं सच कह रही हूँ। सबूत? अब आप एक महरूम और कमज़ोर लड़की से सबूत मांगेंगे? वो एक बार फिर से पलकों से आंसू साफ करती कह रही थी। इसकी दिलगर फतकी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। असफन ने मुस्कुराकर सर झटका था, फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। आपकी इसकी आंखें सख्त थीं। ना तो आप महरूम हैं और ना ही कमज़ोर। आप एक इंतहाई शातिर और डिप्लोमेटिक लड़की हैं। आपका ये पहनावा भी किसी आम से बाजार का हिस्सा नहीं लगता। बालों की हुई ताज़ा कटिंग को तो नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और ये जो ब्रांडेड मेकअप आपने अपना चेहरा छुपा रखा, ये सब आपके महरूम और कमज़ोर होने के लिए हरगिज़ भी मुनासिब नहीं। कम अज़ कम कवर स्टोरी पर तो तवज्जो दें आप। वो अगले ही पल हतक से सुर्ख होती उठ खड़ी हुई थी, फिर दांत पीस कर असफन की जानिब देखा। मैं सच बोल रही हूँ और मैं साबित करके दिखाऊंगी। बिल्कुल, असफन ने सर हिलाया था। लेकिन जो साबित हो चुका, पहले आप इस पर तो गौर फरमाएं। शायद जो गैर साबित शुदा है, फिर वो भूंडा नजर आने लगे। इसने मोबाइल निगाहों के सामने किया और फिर एकदम ही जरताज का मोबाइल पैगाम की आवाज़ से बज उठा। इसने हाथ के इशारे से इसके मोबाइल के जानिब इशारा किया था। सरताज ने नासमझी से मोबाइल निगाहों के सामने किया था। वहाँ एक अनजान नंबर से चंद वीडियोज इसे व्हाट्सएप की गई थी। अगले ही पल इसने वीडियोज और तस्वीर को खोलकर देखा तो सर से पैर तक जिस्म पसीने में नहा सा गया। असफन महजूज हुआ। इसका सफ़ेद से स्याह पड़ता चेहरा देख रहा था। फिर टेबल बजाकर इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो चौंक कर खौफजदा निगाहों से इसे देखने लगी थी। क्या आपको अब भी कुछ साबित करना है बीबी? लेकिन वो वहाँ रुकी ही नहीं। तेज़ी से पेशानी का पसीना रगड़ती बाहर की जानिब भागी। अरसल और असमन दोनों इसे गर्दन मोड़े देख रहे थे। फिर जब वो कैफ़े का दरवाज़ा धकेलती बाहर की जानिब बढ़ गई तो असमन इसकी जानिब पलटा। वो यकलख्त ही उठ खड़ा हुआ था। इसके कान जाने क्यों सुर्ख हो रहे थे। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे कहना था ना अरसल, असमन ने बैठे बैठे ही कहा था। इसने गहरा सांस लेकर जब्त से इसकी जानिब देखा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं थी लाला। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूँ। इसकी बात पर मुस्कुराता हुआ असमंद उठ खड़ा हुआ था। फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर होले से दबाया। वो नासमझी से इसकी जानिब देखने लगा था। तुम बहुत बहादुर और गैरतमंद हो अरसल। लाला रुख ने मुझे कल रात ही तुम्हारे बारे में तफसील से बताया था। अरसल ठटका था, लेकिन असफन ने इसका ठटकना महसूस ना किया। वैसे ही बोलता रहा। वो मुझे कह रही थी कि तुम एक मजबूत और अपने मसाइल हल करने वाले जुर्रतमंद मर्द हो। सच पूछो तो रात से मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र हो रहा था। तुम मेरी बहन के शोहर हो। इसे खुश रख रहे हो। इस जैसी सरफिरी के साथ इतने तहम्मुल से रह रहे हो।
मैं हकीकतन शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारा। बस वो मुझे कह रही थी कि तुम कुछ मसाइल में उलझे हुए हो, इसीलिए मसले को वक़्त नहीं दे पा रहे। बस फिर इसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई और मैं सब कुछ तय करके यहाँ चला आया। वो नरम-गरम सी मुस्कुराहट के साथ अब की इसे देख रहा था। अरसल की आंखें फैली, तैश की जगह ताज्जुब ने ले ली। ये सब इसने कहा आपसे? मेरे बारे में? इसे यकीन नहीं आ रहा था। अश्विन इसकी मासूमियत पर हंस पड़ा, फिर सर इस बात में हिलाता इसका कंधा टपक बाहर की जानिब बढ़ गया। वो हाली-हाली सा इस पिघलती धूप के अक्स में खड़ा रह गया। लाला रुख ने इसकी कमज़ोरी का इश्तिहार नहीं लगाया था। इसने किसी के सामने भी अरसल को हल्का नहीं किया था, बल्कि इसने तो खुदाया वो सर दोनों हाथों में गिराता वही कुर्सी पर बैठ गया था। आखिर ये लाला रुख इस कदर बेयकीन कैसे कर दिया करती थी? इसे लगता था कि वो अब इसकी किसी भी हरकत पर हैरान नहीं होगा, लेकिन अगले ही पहर वो इससे पहले से भी ज़्यादा मुतअज्जब कर दिया करती थी। इसे पहले से भी ज़्यादा सहरज़दा कर दिया करती थी। इसी लम्हे इसके दिल पर पहली ज़रब पड़ी थी। हाँ, दूसरी मोहब्बत की पहली ज़रब, जानदार और अटल सी ज़रब। वो वापस पलटा और फिर जब घर में दाखिल हुआ तो फातिमा और गुल लाउंज में बेशतर रंग-बिरंगे कपड़े फैलाए देख रही थी। साथ रामीन भी खड़ी थी और इसके हाथ में एक सब्ज़ रंग का जोड़ा भी था। अश्विन पर निगाह पड़ते ही वो यकलख्त घबराई थी। वो मुस्कुराता हुआ पास चला आया, फिर इसके ऐन सामने बैठ गया। गर्दन एक जानिब को ढलका कर इसे देखा। फातिमा और गुल के सामने भी इस बेशर्म को शर्म नहीं आ रही थी। रामीन ने गुस्से से गहरा सांस लेकर कदम अपने पोर्शन की जानिब बढ़ाए थे, लेकिन फिर फातिमा के रोक लेने पर इसे रुकना ही पड़ा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? कपड़े तो पसंद कर लो, फिर बाद में कहोगी मुझे ये रंग जच नहीं रहा, वो दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा था। इसने खुद को कंपोज किया और बेतासुर चेहरा लिए एक बार फिर से पलट आई। फातिमा ने अब के इसे हाथ से पकड़कर अपने साथ ही बिठा लिया था। तुम अरसल के पास गए थे, क्या हुआ? हैरियत थी ना? जी मामी, हैरियत ही थी, बस वैसे ही मिलने गया था इससे, कुछ बिजनेस के मामला थे। ये अफ़गान मामू कहाँ हैं? कुछ बात करनी थी इनसे मैंने। इसी पहर रामी ने एक जोड़ा उठाकर हाथ में लेकर जांचा था, फिर गुल को मुस्कुराकर दिखाने लगी। इसकी आंख में जैसे जच गया था ये वाला लिबास। बेसाख्ता ही अश्विन की जानिब निगाह उठी तो चौंकी। वो बुरा सा मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिला रहा था, जैसे इसे ये जोड़ा हरगिज़ पसंद ना आया हो। हाँ, अच्छा है रामीन, ये रंग भी बहुत खिलेगा तुम पर, यही ले लो। लेकिन रामीन का दिल अब इस जोड़े से बिल्कुल उठ चुका था। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों इस हज़ियानी मुर्गे की बात मान रही है। इसने जब से वो जोड़ा रख कर एक दूसरा उठाया और फिर ना चाहते हुए भी अश्विन की जानिब देखा। वो मासूमियत से लब दबाए एक बार फिर सन्नफ़ी में हिला रहा था। साथ साथ चेहरे पर ज़माने भर की मायूसी भी तारी कर ली थी। रामीन ने गहरा सांस लिया और फिर ये वाला लिबास भी आहिस्ता से रख दिया। फातिमा ने इसके सुस्त पड़ते हाथों को देखा तो बोली, क्या हुआ रामीन? तुम तो इतनी जल्दी पसंद कर लेती हो, फिर अभी तक कोई जोड़ा तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नहीं, नहीं चाची, मैं देख रही हूँ। इसने अजलत में जल्दी से एक जोड़ा उठाया और बहुत कोशिश की कि इस गंजे कबूतर की जानिब ना देखे, लेकिन ना भाई, इसने आपके बहुत बेचारगी निगाहों से इसे देखा था, जैसे कह रही हूँ, प्लीज़ अश्विन, अब मत कीजिएगा। लेकिन वो अश्विन ही क्या जो मान जाए। एक बार फिर से नफ़ी में हिलाया। अब के रामी ने जोड़ा सामने फेंका और बेसाख्ता ही उठ खड़ी हुई। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि खुद ही कोई पसंद करके मुझे बता दें? कम से कम मुझे इस इसने दोनों हाथों से अपना मुंह एकदम बंद किया था, फिर जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। अश्विन ने उबलती मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से रोक ली थी। फातिमा और गुल अलबत्ता इसे नासमझी से देख रही थी। वो जल्दी से अपने पोर्शन की जानिब भागी तो पीछे अश्विन का बुलंदोबांग कहका गूंजा। फातिमा ने बहुत कुछ समझकर इसे देखा था। मत तंग किया करो इसे, बेचारी पहले ही बौखला रही थी, ऊपर से तुम अश्विन, मत सुधरना। तुम और लाला रुख कभी मत सुधरना। कितनी मुश्किलों से मैं इसे कामों से आज़ाद करवा कर यहाँ तक लाई थी, लेकिन तौबा है तुमसे। इसने कंधे उचकाए थे, जैसे कह रहा हो मैंने कुछ नहीं किया है। गुल भी समझकर हंसने लगी थी, फिर वह एकदम उठ खड़ा हुआ, चुक कर एक जोड़ा उठाया, स्याह रंग का, बेहद खूबसूरत जोड़ा। इस पर सुनहरी रंग के सितारों का काम जगमगा रहा था। इसने इन दोनों की जानिब देखा। अगर मैं इसे ये खुद दे दूँ तो कहीं रवायात की पासदारी में कमी तो नहीं आ जाएगी ना मामी? फातिमा बेसाख्ता हंसी थी। क्या करना चाहती हो तुम? फुरकान को पता चल गया ना तुम्हारी इन अय्याशियों का, फिर कहीं के नहीं रहोगे तुम। मामी, आप इतना साथ तो दे सकती हैं ना मेरा? आईब्रो उचकाकर बच्चों की तरह पूछा था। अब के गुल और फातिमा एक साथ हंस पड़ी थी। मैं इतना कितना जितना साथ देती हूँ ना, वही काफ़ी है। वैसे भी अरमगान लाला मुझे अक्सर कहते हैं, तुम सबको बिगाड़ने में सरासर मेरा हाथ है। अरमगान मामू को कौन बताएगा? इसने बुरा मानकर कहा तो फातिमा मुस्कुराई, फिर सर इस बात में लाकर जैसे इसे इजाज़त देती थी। जाओ, देकर आ जाओ, क्योंकि मानोगे तो तुम वैसे भी नहीं, लेकिन मेरी बच्ची को ज़्यादा तंग न करना, वो पहले ही घबरा गई है तुम्हारी वजह से।
वो हल्का सा हँसा, फिर दूसरी जानिब बने पोर्शन की जानिब बढ़ा। वहाँ का लाउंज खामोश पड़ा था। इसने यहाँ-वहाँ देखकर इसे तलाशा, लेकिन वो शायद अपने कमरे में ही थी। इसने कमरे के बाहर पहुँचकर दरवाज़ा खटखटाया, फिर मुस्कुराहट दबाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। अगले ही पल इसने दरवाज़ा खोला था और इससे पहले कि वो दरवाज़ा इसके मुँह पर ही बंद कर देती, इसने जल्दी से अपना पाँव दहलीज़ पर जमाया था। इतना गुस्सा? चले जाएँ आप बस मन यहाँ से। ज़हर लग रहे हैं आप मुझे इस वक़्त। मुझे पता है मैं तुम्हें शहद कभी लगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन वो वाला जोड़ा ज़्यादा अच्छा था, जो वो एकदम ही असफन ही, तो वो हँसता हुआ पीछे हुआ। फिर इसकी रोने की तैयारी करती आँखों में देखा, तो इसे मज़ीद तंग करने के इरादे पर लानत भेज दी। जल्दी से पीछे छुपाया जोड़ा इसके सामने किया तो वो सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी। हर रंग अच्छा लगता है तुम पर, बस तुम्हें तंग कर रहा था। और ये जोड़ा है, बस तुम उठा रही थी, लेकिन ये वाला नहीं उठा रही थी। संजीदगी से बोलते-बोलते इसके लब एक बार फिर शरारत से फड़फड़ाए, तो रामीन ने इससे जोड़ा चिपट कर दरवाज़ा ठा इसके मुँह पर ही बंद कर दिया था। वो अब महसूस होकर हँसता हुआ बाहर के जाने बढ़ रहा था और रामीन, वो माथे पर हथेली जमाए सुर्ख चेहरा लिए खुद को कोस रही थी। क्या करे वो इस असफन का। सो जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप कि आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप कोई और नावल ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रीड करूँगी। तो मेरे ख़्याल से इसकी जो अब नेक्स्ट एपिसोड होगी ना, वो लास्ट एपिसोड है। जी, तो ये थी हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड। तो इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड लेके जल्द आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।